हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारी पॉलिटी की लक्ष्मीकांत सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी। बेसिकली इन वीडियोस में हम क्या कर रहे हैं, सीरीज़ में हम लक्ष्मीकांत के जो चैप्टर्स हैं पॉलिटी के उनको हम एमसीक्यू के थ्रू रिवाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो हैं पीसीएस के प्रीलिम्स आने वाले हैं। यहाँ पे और काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जैसे एसएससी वगैरह, जिस भी एग्ज़ाम में पॉलिटी पूछी जाती है। लक्ष्मीकांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। आज जो है हम करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 जो है वो है हमारा सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये डिस्कस करने वाले हैं हम लोग एमसीक्यू के थ्रू। हमारी ये सीरीज़ पूरी ही ऐसी चलने वाली है, सारे चैप्टर्स हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में। बेसिकली यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं सेलिएंट फीचर्स की, तो सेलिएंट फीचर्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं। जैसे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एक फ़ीचर ये हो गया। फिर हमने जो है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी सारे सोर्सेज से मिलकर के बनाए, मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन करा, वहाँ से जो हमें चीज़ें अच्छी लगी उसको हमने लिया। तो जो काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं हमने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। और जैसे फंडामेंटल राइट्स ये एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इमरजेंसी प्रोविजन ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ये सारे जो सेलिएंट फीचर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस जो भी बन सकते हैं, जो भी फैक्ट्स हैं वो सारे हम लोग यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे जो है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और आप लोग जा करके जो शॉर्ट जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने शॉर्ट वीडियोस के थ्रू भी करवा रखे हैं, आप लोग वहाँ से जाके भी अपना कवर कर सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा, स्पेशली ज्योग्राफी। यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्रेज़ क्वाजी फेडरल फ्रेज़ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए किसने यूज़ किया था। ये क्वाजी फेडरल टर्म जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूज़ किया गया। अच्छा, क्वाजी फेडरल का मतलब, एक तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, फेडरल का जो है बेसिकली कोई स्पेसिफिकली कोई डेफिनेशन फेडरेशन के लिए नहीं है कि फेडरल क्या होता है। जब अगर हमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमने देखना होता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, तो हम कैसे चेक करते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हम चेक करते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करके, कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई होगा तो उसमें ये 5 फीचर्स जो होंगे वो होने ही चाहिए। कौन से 5 फीचर्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये 5 फीचर्स हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। बट इंडिया के लिए क्वाजी फेडरल क्यों यूज़ किया गया ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम फीचर्स देख लेते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इसका क्या फ़ीचर होता है कि डुअल गवर्नमेंट होती है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर होता है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है, डुअल गवर्नमेंट होती है। जैसे यहाँ पे अब इंडिया की अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेपरेशन ऑफ पावर दी गई है सेवन्थ शेड्यूल में मेंशन किया गया है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, कि स्टेट की कौन सी पावर होगी, यूनियन की कौन सी पावर होगी, कौन सी ऐसी पावर्स होगी जिसमें दोनों ही लॉज बना सकते हैं। तो एक फीचर ये हो गया। एक फीचर होता है कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। जुडिशरी सिस्टम जो होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये सारे फीचर्स जो हैं ये होते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर। अब यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वाजी फेडरल टर्म यूज़ किया जाता है। क्वाजी फेडरल का क्या मतलब कि अगर जब हम नॉर्मल सर्कमटेंसेस की बात करते हैं, कि जब नॉर्मल सिचुएशन होती है तब तो इंडिया में हम फेडरलिज्म फॉलो होता है इंडिया में, कि इंडिया जो है एक फेडरल सोसाइटी है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया जाता है, फेडरल पॉलिटी है इंडिया में। बट वहीं अगर एबनॉर्मल सिचुएशन होती है जैसे वॉर हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन है। ऐसे में क्या होता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो स्टेट की पावर को स्नैच कर सके। ठीक है, स्टेट के पास फिर कोई पावर नहीं होती। जैसे कि अगर हम इमरजेंसी की बात करते हैं तो इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है कि ये पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के लॉस बना सके। तो ये एनक्रोचमेंट हो गया ना स्टेट के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे स्टेट फुली इंडिपेंडेंट नहीं होती। ठीक है, तो जब एबनॉर्मल सिचुएशन होगी तो सेंटर जो है मोर पावरफुल हो जाता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल हो जाती है, इसीलिए कहा गया है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वाजी फेडरल है। मतलब जब नॉर्मल सिचुएशन होती है तब तो हमारी पॉलिटी जो है वो फेडरल पॉलिटी होती है। बट कहीं अगर एबनॉर्मल सिचुएशन है हमारी कंट्री में तो उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमें ये पावर दी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एबनॉर्मल सिचुएशन में
ज़्यादा पावरफुल होगी, बिकॉज ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि स्टेट्स को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। सो यहाँ पे क्वाजी फेडरल इसीलिए यूज़ किया गया कि इंडिया की जो पॉलिटी है, जितने भी फेडरल फीचर्स होते हैं वो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इंडिया में सारे ही फेडरल फीचर्स हैं, बट वहीं इन फेडरल फीचर्स के साथ कहीं ना कहीं लेकिन बट लगा हुआ है कि ठीक है, अगर यहाँ पे शेड्यूल्स दिए गए हैं, ठीक है, शेड्यूल्स में पावर डिस्ट्रीब्यूट करी गई है, यूनियन है, स्टेट लिस्ट है, वहीं कॉन्करेंट लिस्ट है। फिर अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं तो कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दोनों ही लॉज बना सकते हैं, बट प्रीवेल किसका लॉ करेगा? अगर कभी क्या कहते हैं, दोनों के बीच में अगर वो हो गया, केस फाइल कर दिया अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कि नहीं हमें हमारा लॉ चाहिए, तो तब भी क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन किया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसी का लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। तो यहाँ पे सेंट्रल को ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दी है ज़्यादा पावर। सो इस हिसाब से फेडरल फीचर्स होने के साथ साथ हमारे क्या है, कुछ लिमिटेशंस भी लगा दी गई हैं। तो दैट्स वाई इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया पॉलिटी जो है वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम फेडरल नहीं है। दैट्स वाई क्वाजी फेडरल टर्म जो है ये यूज़ किया गया है। अब ये बेसिकली क्वाजी फेडरल टर्म दिया किसने था? सो क्वाजी फेडरल टर्म यूज़ किया है इंडिया के लिए केसी वियर ने। सो केसी वियर जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसी वियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is not considered a unitary feature of the Indian Constitution? So इनमें से कौन सा यूनिटरी फीचर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? यूनिटरी फीचर मैंने वही बताया कि यूनिटरी फीचर मतलब क्या होता है कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। जैसे एक यूनिटरी फीचर हो गया आर्टिकल 11 जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड है, एक हो गया आर्टिकल 3 क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ प्रोविजंस हैं जो कि यूनिटरी फीचर में आते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि नॉट कंसिडर्ड, कि इनमें से यूनिटरी फीचर कौन सा नहीं है। सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बाई कैमरलिज्म हो गया, स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर अभी हमने बताया था, ये हमने अभी डिस्कस किया है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर ये यूनिटरी का फीचर है। वहीं बाई कैमरलिज्म के बाद में देखते हैं सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये भी एक फीचर है, यूनिटरी फीचर। वहीं सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप यानी कि स्टेट के लिए भी एंड सेंटर के लिए भी एक ही सिटीजनशिप होती है। इंडिया में क्या होता है कि बस एक ही सिटीजनशिप है कि हम इंडियन है, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप होती है हमारी। ऐसा नहीं होता कि हम इंडियन सिटीजनशिप भी हमारे पास और हमारे पास फिर कर्नाटका की सिटीजनशिप भी है, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है यूएस में। इंडिया फॉलो करता है ओनली सिंगल सिटीजनशिप। तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन भी एक यूनिटरी फीचर है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फीचर कैसे है? बिकॉज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में, स्टेट के लिए भी एंड सेंटर के लिए भी। वहीं अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएसए में दो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहीं स्टेट्स जो हैं वो अलग कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रही होती है। सो ये भी क्या है, ये भी एक यूनिटरी फीचर है, ये भी यूनिटरी फीचर है। स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है ये भी एक यूनिटरी फीचर है। वहीं बाई कैमरलिज्म जो है ये कोई यूनिटरी फीचर नहीं है, ये बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम है हमारे इंडिया का, या अपर हाउस एंड लोअर हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो इसमें कोई यूनिटरी फीचर नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ये तो सेपरेशन ऑफ पावर को दिखाता है। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बाई कैमरलिज्म। नेक्स्ट है यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं इज मोस्ट डायरेक्टली अपहेल्ड थ्रू। सो इसका क्या है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की अब बात करते हैं तो इनमें से यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमें किस में देखने को मिलता है? सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें, इमरजेंसी प्रोविजंस तो नहीं है, इमरजेंसी प्रोविजन तो लिमिटेशंस लगाता है, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंबाइंड, देन ऑल इंडिया सर्विसेज। ये ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ये भी क्या कहते हैं, एक यूनिटरी फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो शेड्यूल 8 भी नहीं है, ये यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन की गई है। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंबाइंड। सो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स स्टेट्स के ऊपर स्टेट्स को रोकता है कि स्टेट्स जो है ये सिटीजन्स के कोई भी राइट्स स्नैच नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये बेसिकली स्टेट्स के ऊपर नेगेटिव ऑब्लिगेशंस होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो वहीं स्टेट वेलफेयर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कहता है कि इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो स्टेट्स जब भी लॉज बनाएंगी तो इन प्रिंसिपल्स को अपने ध्यान में रख करके ही लॉज बनाएंगी, सोशल वेलफेयर के लिए ही काम करेंगी। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करता है। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, विच फेडरल फीचर इन इंडिया इज़ मोर डोमिनेंट कंपेयर टू इट्स यूनिटरी काउंटर पार्ट। सो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शंस के थ्रू, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंटीग्रेटेड
ऑडिट मशीनरी, ऑल इंडिया सर्विसेज, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बिकॉज ये सारी चीज़ें मैंने अभी डिस्कस की है कि ये सब क्या है, यूनिटरी फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑल इंडिया सर्विसेज भी, सिंगल सिटीजनशिप में, और ये इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। ऑडिट मशीनरी क्या है, जो कैग रिपोर्ट्स सबमिट करते हैं कि क्या जो घोटाले वगैरह होते हैं, जो करप्शन होता है, सो भी जितनी भी, जैसे आपने कितनी बार न्यूज़ में देखा होगा ना कि कैग ने घोटाला निकाला इतने 100 करोड़ का। तो ये जो ऑडिट होता है, जो पैसों का पूरा लेन देन होता है, जो भी करप्शन होता है पैसों को लेकर के, तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है, ऑडिटर मशीनरी कैग। सो यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेडरल नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डाइल्यूटेड मोस्ट ड्यूरिंग। सो जो फेडरल फीचर है, वही अभी हमने बात करी थी, काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस करी। जो फेडरल फीचर है उस टाइम में फेडरल फीचर जब हमारा सेंटर को जब ज़्यादा पावर दे दी जाती है, और जो फेडरल फीचर है वो हमारा कम हो जाता है, सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो ये ऐसा ज़्यादा कब कौन से टाइम पे होता है, एक है नॉर्मल टाइम्स। तो नॉर्मल टाइम्स पे तो बिल्कुल भी नहीं होता। नॉर्मल टाइम्स में हमने अभी डिस्कस किया कि हमारी जो पॉलिटी है वो फेडरलिज्म ही रहता है, फेडरल पॉलिटी रहती है। नॉर्मल टाइम्स में ऐसा कब होता है, एबनॉर्मल सिचुएशन में ऐसा होता है। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी में ऐसी कोई पावर स्नैच नहीं होती। ये जब पैसों की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो उस टाइम के लिए, पर ऐसा फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक इंडिया में इम्पोज नहीं हुई है। सो ये हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये चीज़ अभी तक इम्पोज नहीं हुई है। और अगर हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी, सो नेशनल इमरजेंसी मैंने ऊपर ही डिस्कस किया था कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो स्टेट जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। सो हमारा जो राइट आंसर होगा नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। सो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी होगा, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि स्टेट्स को जो स्टेट्स की पावर होती है वो किसके पास हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती हैं। सो पूरा पावर होता है, सेंटर जो है ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। वहीं अगर फिर आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो सकती है कि मैम प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं होगा, ये भी तो क्या कहते हैं इमरजेंसी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल में, तो प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल में स्टेट गवर्नमेंट रहती ही नहीं है। मतलब प्रेसिडेंट रूल तो कभी तभी लगेगा ना जब स्टेट गवर्नमेंट को डिसबैंड कर दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट जब वहाँ पे नहीं रहती है, इमरजेंसी रूल लग जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, भी न्यूज़ में भी था, मणिपुर से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट रूल जो है अंडर आर्टिकल 356, तो प्रेसिडेंट रूल जो है ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट ही रूल कर रहे होते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर कौन होती है, प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे, या जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी भी कहते हैं। तो जब प्रेसिडेंट रूल होता है तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है, सारी एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है प्रेसिडेंट के पास। वहीं लेजिस्लेटिव पावर्स जो होती है वो किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। सो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होती ही नहीं है, दैट्स वाई ये नहीं होगा, ठीक है। सो ऑप्शन डी। तो जो इमरजेंसी प्रोविजन ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा आपको कि प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे कैसी इमरजेंसी इम्पोज होती है, कैसे रिवोक किया जाता है, कितने मेंबर्स के साइन चाहिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो प्रेसिडेंट, नेशनल इमरजेंसी, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आ सकते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती ही नहीं है प्रेसिडेंट रूल में। सो ये नहीं होगा। तो ध्यान से क्वेश्चंस करना है, ध्यान से आंसर्स देना है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं होगा, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इस वजह से ये ऑप्शन मैंने रखा था। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को ये सारी फैक्ट्स जो हैं, ये सारे फैक्ट्स जहन में आ जाएंगे। तो आप लोगों को ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, साथ में जा करके बुक से एक बार रिवाइज़ भी कर लीजिएगा, ताकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म इन इंडिया। सो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऊपर डिस्कस किए, तो यहाँ पे जल्दी से आंसर देखेंगे। सो असिमेट्रिकल फेडरलिज्म इंडिया में इनमें से कौन सा शो करता है असिमेट्रिकल फेडरलिज्म। सो यहाँ पे जो है आर्टिकल 371 जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन स्टेट्स अंडर आर्टिकल 371। सो बेसिकली आर्टिकल 371 में कुछ स्टेट्स को ज़्यादा पावर दी गई है, ठीक है। कुछ स्टेट्स को ज़्यादा पावर दी गई, स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कह रहे हैं असिमेट्रिकल फेडरलिज्म इंडिया में, मतलब यूनिटरी फेडरलिज्म नहीं है, मतलब सारे स्टेट्स को इक्वल राइट्स इक्वली ट्रीट नहीं किया गया है, असिमेट्रिकल ट्रीट किया गया, असिमेट्रिकल फेडरलिज्म है। मतलब कुछ स्टेट्स को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, जो कि आर्टिकल 371 के तहत काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिन्हें पावर दी गई है, एक्स्ट्रा पावर दी गई है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मिज़ोरम की, नागालैंड की, मणिपुर की,
ठीक है। वहीं गुजरात की एंड महाराष्ट्र की, गुजरात में विदर्भा रीजन हो गया, महाराष्ट्र में मराठावाड़ा हो गया। सो ये कुछ रीजन्स हैं, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ इन स्टेट्स को ज़्यादा ऊपर रखा गया है, ज़्यादा पावर्स दी गई हैं कि वो अपना डेवलपमेंट कर सकें अच्छे से, ठीक है, अपना कस्टम फॉलो कर सकें। सो ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ स्टेट्स को ज़्यादा ऊपर रखा गया और कुछ स्टेट्स को ये पावर्स नहीं दी गई हैं। सो दैट्स वाई असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, यूनिटरी फेडरलिज्म नहीं है इंडिया में, ठीक है। सारे स्टेट्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया गया। जो स्टेट्स सोशली एजुकेशनली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड रह गए हैं तो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। सो यहाँ पे अंडर आर्टिकल 371 में स्पेशल प्रोविजंस कुछ स्टेट्स को दिए गए हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 371। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, The concept of cooperative federalism is best reflect in which mechanism? सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अगर हम बात करें तो इनमें से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या शो करता है, मतलब तो राज्यसभा नहीं, नीति आयोग नहीं, ये भी नहीं होगा, इंटर स्टेट काउंसिल ये भी नहीं होगा। सो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीएसटी काउंसिल, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सीन एज ए फ्यूजन ऑफ ब्रिटिश एंड अमेरिकन मॉडल्स? तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा फीचर है जिसमें हमें ब्रिटिश एंड अमेरिकन दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए चीज़ें दिखती हैं? सो कौन सा ऐसा पार्ट है? सो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव विद जुडिशल रिव्यू। यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव विद जुडिशल रिव्यू। अब ये जुडिशल रिव्यू जो है, ये जुडिशल रिव्यू हमने लिया है अमेरिका से, एंड ये पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का सिस्टम कहाँ से लिया गया है? ये लिया है यूके से, ठीक है। सो ये जो है इन दोनों का मिक्सचर दिखा रहा है, अमेरिकन एंड यूके कॉन्स्टिट्यूशन का। सो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, एक चीज़ और, जो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रोविजंस है, जैसे एमरजेंसी प्रोविजंस हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे सिंगल सिटीजनशिप है, बाई कैमरलिज्म है, तो ये जितने भी फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। तो इसकी हम अलग से वीडियो कल लाएंगे, कल हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कि कौन कौन से सोर्स हैं, हमने कहाँ कहाँ से बोरो किया है, तो इसकी अलग से सेपरेट वीडियो आएगी। सो ये हम कल डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ पे जो है हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव विद जुडिशल रिव्यू। वहीं दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सिंगल सिटीजनशिप विद बिल ऑफ राइट्स। सो हमारा बिल ऑफ राइट्स नहीं है, हमने अपना फंडामेंटल राइट्स लिया। बिल ऑफ राइट्स है तो अमेरिका का ही, बट ये बिल ऑफ राइट्स नहीं होगा बिकॉज हमारे यहाँ की इसका कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। सो अब यहाँ पे नॉमिनल हेड विद वीटो पावर्स। सो यहाँ पे वीटो पावर्स एंड नॉमिनल हेड की बात करें तो ये नॉमिनल हेड जो है इंडिया में है, बट ये वीटो पावर्स हमारी डिफरेंट है, और यूएस की जो है ये डिफरेंट है, और हमने वीटो पावर्स यहाँ से ली भी नहीं है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली अगर हम बात करें तो वीटो वर्ड यूज़ भी नहीं किया गया है। सो दैट्स वाई ये भी आंसर नहीं होगा। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो होगा ये भी नहीं होगा। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फीचर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये इनमें से कौन सा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल दिखाता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें डिटेल्ड प्रोविजंस, अमेंडिंग प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अमेंडिंग प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया इज़ कॉल्ड अ फेडरेशन विद द यूनिटरी बायस बिकॉज। अच्छा, इंडिया जो है, इंडिया को फेडरेशन विद द यूनिटरी बायस बोलते हैं, जैसे कि मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि इंडिया में फेडरलिज्म भी है, और उसके बाद क्या होता है जब एबनॉर्मल सिचुएशन होती है तो उस टाइम पे इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है स्टेट मैटर्स में, एमरजेंसी जब होती है। सो यहाँ पे जो होगा राइट आंसर वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सेंटर हैज़ ओवरराइडिंग अथॉरिटी इन लेजिस्लेशन एंड एमरजेंसीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ स्टेट्स इंस्टेड ऑफ फेडरेशन इंडिकेट्स। सो हमने जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज़ किया है फेडरेशन की जगह, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है। इसकी जगह आर्टिकल 1 में क्या यूज़ किया गया है?
यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स किया गया है। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तो इस चीज़ पे डिबेट हुई, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इसके 2 रीज़न से बताए कि हमने फेडरेशन वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया है, फेडरेशन की जगह हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों यूज़ किया है। तो इसके 2 रीज़न्स दिए थे डॉक्टर अम्बेडकर ने। एक तो ये रीज़न था कि इंडिया जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, ठीक है, इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। जो स्टेट्स हैं, ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट्स मिल करके इंडिया को बनाए, इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था और स्टेट्स जो हैं बाद में बने हैं, स्टेट्स बाद में बने हैं। और ऐसा नहीं होता है, जैसे अगर हम यूएस की बात करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यूएस में क्या होता है, यूएस में 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। अब ये 50 स्टेट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे और ये 50 स्टेट्स मिल करके क्या बनाए इन्होंने, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ये 50 स्टेट्स साथ में आए, इन्होंने एग्रीमेंट किया, तब जा करके यूएस इस्टेब्लिश्ड हुआ, ठीक है। बट इंडिया में ऐसा केस नहीं है, इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट्स आए, सारे स्टेट्स ने एग्रीमेंट किया फिर इंडिया एग्जिस्टेंस में आया, ऐसा नहीं है। तो इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, इंडिया स्टेट्स के एग्रीमेंट के थ्रू नहीं बनाए, ठीक है। तो एक रीज़न तो ये है। तो ये मतलब इसका क्या मतलब है कि इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, मतलब इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो मतलब जो हमारा यूनियन है, यानी कि इंडिया जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उससे कोई अलग नहीं हो सकता। वहीं डिस्ट्रक्टिबल स्टेट मतलब कि स्टेट्स की आर्टिकल 3, वही जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि डिस्ट्रक्टिबल स्टेट मतलब स्टेट्स को हम बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ मर्ज कर सकते हैं, एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनियन टेरिटरी को हम स्टेट बना सकते हैं, स्टेट पर अपग्रेड कर सकते हैं। तो स्टेट्स जो हैं वो डिस्ट्रक्टिबल हैं, बट यूनियन जो है, इंडिया जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, इंडिया को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता, ऑल्टर नहीं कर सकता, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टेट्स लूज फेडरेशन नहीं होगा, फेडरल इंडिपेंडेंस नहीं होगा, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनिटी ऑफ द नेशन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। और सेकेंड रीज़न ये था कि स्टेट्स जो हैं, इंडियन स्टेट्स सिसीड नहीं कर सकते, मतलब अगर इंडियन स्टेट्स इंडिया से अलग होना चाहें तो वो नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये 2 रीज़न्स थे कि इंडिया जो है इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। सेकेंड रीज़न इज़ दैट कि कोई भी स्टेट्स कांट सिसीड। सो ये जो है ये 2 रीज़न्स बताए गए थे कि फेडरेशन वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया गया, यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों यूज़ किया गया, ठीक है। तो ये 2 रीज़न थे। तो ये 2 रीज़न आपको ध्यान में रखना है। किसने बताए थे, ये डॉक्टर अम्बेडकर ने। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो अच्छे से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी वो लोग जा करके देख लेना, ताकि आप लोगों का जो ये कॉन्सेप्ट है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ और आप लोगों को पता चल जाए कि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि काफ़ी सारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं। सो यहाँ पे जो है अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा बोरो कहाँ से किया है, मेनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 75% अगर हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 75% पार्ट जो है हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से काफ़ी सारी चीज़ें ली गई हैं। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑलमोस्ट 75% जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमने बोरो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सेक्युलर इन इंडियन पॉलिटी प्राइमरीली मीन्स। सो सेक्युलर वर्ड का मतलब क्या है, सेक्युलर वर्ड का बेसिकली अगर हम देखें इंडियन सेक्युलरिज्म की अगर हम बात करें तो ये क्या बोलता है कि स्टेट जो है वो न्यूट्रल रहेगा, स्टेट जो है न्यूट्रल रहेगा, स्टेट का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं होगा, ठीक है, और स्टेट सारे ही रिलीजन को प्रोटेक्ट करेगा। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेट्स डज नॉट होल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। ये नहीं होगा, ये भी देन कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। तो ये जो है ये अमेरिका में फॉलो किया जाता है, इंडिया में फॉलो नहीं किया जाता। इंडिया में क्या फॉलो किया जाता है, अगर ज़रूरत पड़ेगी स्टेट को तो स्टेट रिलीजियस मैटर में एनकरेज करेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं ट्रिपल तलाक की, सो ट्रिपल तलाक ये गवर्नमेंट का ही लॉ बनाया हुआ था, गवर्नमेंट ने ही लॉ बनाया, तो इस तरीके से गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है अगर कोई लॉ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, कोई पर्सनल लॉ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है किसी रिलीजन की विमेन को या किसी एक सोसाइटी को, सेक्शन को,
ठीक है। सो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट एनक्रोच कर सकती है। अमेरिका में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स दिखाया गया है बिल्कुल, स्टेट एंड रिलीजन की। स्टेट जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता रिलीजियस मैटर्स में, ये अमेरिका में होता है, इंडिया में नहीं होता। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which provisions reveals the quasi federal nature of the constitution most clearly। सो यहाँ पे जो है बेसिकली जो सेलेंट फीचर्स हैं, ये छोटा सा चैप्टर्स हैं, यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे और बार बार कुछ क्वेश्चंस रिपीट करके भी मैंने अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पे फ्रेम किए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़ें और जहन में यहीं पे आ जाए, यहीं पे याद कर लें आप लोग। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल, तो ये नहीं होगा। रेजिडुअरी पावर्स विद द सेंटर, सो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। कॉन्करेंट लिस्ट, जोनल काउंसिल, 1 सेकेंड। सो क्वासी फेडरल फीचर कौन सा है इनमें से, कि मतलब कि फेडरल फीचर होते हुए भी क्या है, लिमिटेशंस है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रेजिडुअरी पावर्स विद सेंटर, आर्टिकल 248। सो यहाँ पे जैसे हमने शेड्यूल 7 डिस्कस किया, शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी गई हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये तीनों लिस्ट दी गई हैं और जो भी आइटम्स इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, इनके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो किस में आती है, रेजिडुअरी पावर्स में, ठीक है, रेजिडुअरी पावर्स में। और ये रेजिडुअरी पावर्स जो हैं ये रेजिडुअरी पावर्स किसके अंडर आती है, और जितनी भी ये रेजिडुअरी पावर्स होगी इस पर कौन लॉ बनाएगा, इस पर बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वाजी फेडरल नेचर कौन सा हो जाएगा, रेजिडुअरी पावर्स विद सेंटर, आर्टिकल 248। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कि ये फेडरल फीचर भी पहले दिखा दिया, ठीक है, शेड्यूल 7 में, कि हमने 3 लिस्ट प्रोवाइड कर दिए, यूनियन लिस्ट स्टेट के लिए अलग एंड कॉन्करेंट लिस्ट की दोनों ही लॉ बनाएंगे। वहीं जो बाकी चीज़ें रह जाती हैं वो पावर हमने किसको दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्वाजी फेडरल नेचर, कि इसमें फेडरल फीचर्स भी दिए गए हैं, फिर एट द एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स दे दी गई हैं। वहीं अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में जो ये रेजिडुअरी पावर्स होती हैं ये किसके पास होती हैं, ये होती हैं स्टेट्स के पास, ठीक है। तो कितनी बार कंपैरिजन करने के लिए भी आ जाता है, इसलिए मैं जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनके बारे में भी बताती चल रही हूँ साथ में, ताकि अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। सो अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में रेजिडुअरी पावर्स जो हैं वो किसके पास होती है, स्टेट के पास। वहीं इंडिया में रेजिडुअरी पावर्स किसके पास होती हैं, रेजिडुअरी पावर्स होती है इंडिया में पार्लियामेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सो यहाँ पे जो क्वाजी फेडरल नेचर कौन सा हो गया, रेजिडुअरी पावर्स विद सेंटर, आर्टिकल 248। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया अडॉप्ट द रेजिडुअरी पावर टू यूनियन प्रिंसिपल। अच्छा, ये मैं आपको अभी बताने वाली थी, तो यहाँ पे अब डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा कहाँ से लिया हमने, कनाडा से लिया है, कनाडा से लिया। मतलब जो रेजिडुअरी पावर्स होगी स्टेट के पास, रेजिडुअरी पावर्स जो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, ये प्रोविजन हमने लिया है कनाडा से। कनाडा में भी ऐसी होता है कि जो रेजिडुअरी पावर्स हैं कनाडा में वो किसके पास है, वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर बोरोड फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाइन विद इंडिया। So, which feature borrowed from the Canadian Constitution aligned with Indian centralized federalism? So, इसमें से क्या हमारा राइट आंसर होगा, फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर बाय सेंटर अभी देखते हैं, इम्पीचमेंट ऑफ जजेस, एमरजेंसी प्रोविजंस। इम्पीचमेंट ऑफ जजेस जो है ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है। सो ये इम्पीचमेंट ऑफ जजेस का जो प्रोसेस है ये हमने कहाँ से बोरो किया है, ये हमने किया है यूएसए से बोरो, ठीक है। वहीं एमरजेंसी प्रोविजंस जो है, एमरजेंसी प्रोविजंस हमने वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, यानी कि जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने बोरो किया है। फिर फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। सो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय सेंटर। सो जो गवर्नर जैसे अपॉइंट किए जाते हैं इंडिया में, हर स्टेट में जो गवर्नर अपॉइंट करते हैं वो कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ये प्रोविजन हमने लिया है कहाँ से, कनाडा से। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। सो इसके लिए जो ये सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि कौन सी चीज़ कहाँ से बोरो किए, ये इसका सेशन हम कल लेने वाले हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोविजन प्रिवेंट्स एब्सोल्यूट सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। सो कौन सा प्रोविजन जो है एब्सोल्यूट सेंट्रलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, रोकता है। सो यहाँ पे अगर हम देखें, आर्टिकल 249 है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन द 7th शेड्यूल, आर्टिकल 356, आर्टिकल
352। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन द 7th शेड्यूल। मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, यूनियन गवर्नमेंट के बीच में। सो यहाँ पे जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट सेंट्रलाइजेशन को कौन सी चीज़ रोकती है। तो यहीं पर अगर हम देखें आर्टिकल 356, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ही स्टेट में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पावर किसकी होती है, प्रेसिडेंट की। वहीं आर्टिकल 352 में अभी हमने डिस्कस किया था कि जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन नहीं है, रोकती है सेंट्रलाइजेशन को, प्रिवेंट करती है। सो कौन सा प्रोविजन प्रिवेंट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन द 7th शेड्यूल, बिकॉज यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर की बात हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 7th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वॉट वे इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल बट नॉट अ फेडरेशन। सो यहाँ पे ऊपर मैंने ये चीज़ आपके लोगों के साथ डिस्कस की है। सो यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से आंसर। इट वाज नॉट फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट ऑफ द स्टेट्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। दैन स्टेट्स कैन विड्रॉ पावर फ्रॉम सेंटर, ऐसा नहीं हो सकता, ये हमने डिस्कस किया था ऊपर। स्टेट्स ड्राफ्टेड देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी नहीं होगा। जो हमारा आंसर है वो ए है, बाकी ऑप्शन हम ऐसे देख रहे हैं। यूनियन पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट फॉर स्टेट्स, ये भी गलत है। अभी हमने देखा कि इमरजेंसी प्रोविजंस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉस बना सकती है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इट वॉज नॉट फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट बाय द ऑफ द स्टेट्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा दिखाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, ना ही पूरी तरीके से रिजिड है। ये क्या है, ये ब्लेंड है, मिक्स है, फ्लेक्सिबल भी है एंड रिजिड भी है, ये मिक्स है दोनों। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या दिखा रहा है, इनमें से ऑप्शन के थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी क्या शो कर रहा है। सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नहीं, तो यहाँ पे सम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैन बी पास्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो होते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं, कुछ जो होते हैं वो स्पेशल मेजॉरिटी से होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो है, अच्छा और एक चीज़ और कि सिंपल मेजॉरिटी से जो है, जो भी चीज़ें सिंपल मेजॉरिटी से चेंज करी जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको अमेंडमेंट का नाम नहीं देते हैं। ठीक है, बिकॉज जो अमेंडमेंट हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 368 के थ्रू हो सकते हैं। मतलब जो अमेंडमेंट हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू हो सकती है, स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू हो सकती है, ना कि सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। जो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू अमेंडमेंट्स होती हैं, ये सिंपल चेंजेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे हम अमेंडमेंट नहीं कहते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो होगा ये राइट आंसर होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है सिर्फ और सिर्फ स्पेशल प्रोविजंस के थ्रू ही अमेंड किया जा सकता है। यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस। सो लैंग्वेजेस का मैंने ऊपर डिस्कस किया था अभी 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और रिसेंटली 5 लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं अभी इस लिस्ट में, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये 5 लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में ऐड नहीं की गई हैं। जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की, लैंग्वेजेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ लेना है, क्योंकि अभी न्यूज़ में था, तो क्लासिकल लैंग्वेजेस से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो 5 न्यू लैंग्वेज ऐड की गई है क्लासिकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पहले कितनी थी, 6 थी, और अब ये 5 लैंग्वेज जब न्यू ऐड हुई है तो हमारे पास अब 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हो गई हैं। सो ये एक बार पढ़ लेना आप लोगों ने, ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। 8th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो 8th शेड्यूल में ऐड नहीं की गई हैं लैंग्वेजेस। 8th शेड्यूल में कितने हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड नॉन फेडरल इन स्पिरिट, इनमें से नॉन फेडरल कौन सा फीचर दिखाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, बाईकैमरलिज्म, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, डिवीजन ऑफ टैक्सेशन पावर। सो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which provisions in the constitution is seen as both unitary and democratic। सो यहाँ पे कौन सा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का जो यूनिटरी एंड डेमोक्रेटिक बोथ शो करता है प्रोविजंस। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड एज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल। DPSP में हमारा मेंशन किया गया है आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 44 है किसके लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें यूनिटी भी दिखा रहे हैं, और ये डेमोक्रेसी में जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री वहाँ पे मोस्टली यूनिफॉर्म सिविल कोड ही फॉलो किया जाता है सबके लिए। जैसे इंडिया में क्या है कि मुस्लिम लॉ अलग है, हिंदू लॉ अलग है, क्रिश्चियन लॉ अलग है,
तो ऐसा नहीं होता है, सबके लिए एक ही लॉ होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ये बेसिकली पर्सनल लॉज बोला जाता है, जो अलग अलग लॉज होते हैं ना, जैसे मुस्लिम लॉ हो गया, हिंदू लॉ हो गया, क्रिश्चियन लॉ हो गया, तो इन्हें पर्सनल लॉज बोला जाता है। तो ये पर्सनल लॉज का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये सबके लिए एक ही लॉ होगा। तो ये बेसिकली शो करता है एक तो यूनिटरी एंड डेमोक्रेटिक। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, आर्टिकल 44। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, पीसीएस वगैरह में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी दैट बाइंड्स ऑल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट वॉज मोस्ट एम्फोसिस्ड इन विच केस। सो यहाँ पे कौन से केस में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की गई थी। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की गई थी। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वहीं केशव नंदा भारती केस जो है यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी। सो यहाँ पे जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज इंडिया इज़ एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। सो ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था। सो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है हमारा फेडरलिज्म। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है इंडिया इज़ एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, ये जो है हमारा यूनिटरी कैरेक्टर शो करता है। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यूनिटरी कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट सिग्निफिकेंटली रिफ्लेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली क्या होता है। फर्स्ट चीज़, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट की जो पावर होती है उसको लिमिट करना, ठीक है, उसको लिमिट करना, गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करना, लिमिटेशंस ऑन द गवर्नमेंट। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेशंस ऑफ पावर, इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किसके थ्रू मतलब लिमिट किया जा रहा है गवर्नमेंट की पावर्स को, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम काफ़ी सारी चीज़ें, फंडामेंटल राइट्स हो गए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, एंड लोकसभा आंसरेबल, एग्जीक्यूटिव आंसरेबल टू द लोकसभा। सो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का पार्ट। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो शो करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और रिफ्लेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फंडामेंटल राइट्स। सो आज जो हमने डिस्कस किया, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी चीज़ें कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इस चैप्टर से, या इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो क्या क्या फैक्ट्स हमने याद करने हैं, जहन में रखना है। तो अब आप लोग जाके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा चैप्टर को, और अच्छे से जो भी चीज़ें हैं डिटेल में वो पढ़ लीजिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ इस जर्नी में आपकी। सो जो भी अगर डाउट वाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और कोई भी अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको, करियर से रिलेटेड, या कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है आपको किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी दूसरे सब्जेक्ट में, पॉलिटी में ना, नहीं भी दूसरे भी सब्जेक्ट में, जैसे हिस्ट्री होगा, इकोनॉमिक्स हो गया, तो वो क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं कमेंट में मेरे से। और जो लोग नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है पुरानी वाली, वो जाके आप लोग पहले वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।